हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 8th क्लास है और 8th क्लास के अंतर्गत देख रहे हैं हमारा अतीत थर्ड हमारी बुक चल रही है और उसी में चैप्टर नंबर 7 हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 में जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, महिला जाति एवं सुधार, इनके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या जाति है, क्या महिला है, क्या सुधार है और किस प्रकार की ये सारी चीज़ें हैं। इन पर हम लोग एक एक करके आपका बात कर रहे थे, इनको जानने का और आपका देखने का जो है प्रयास कर रहे थे। क्लियर है? तो इतना हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। तो किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो चैप्टर संबंधित, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? देख लिया आपने? तो कल जो था हम यहाँ तक देख चुके थे कि कैसे अजीब आपकी परंपरा थी। राजा मोहन राय आपके जैसे समाज सुधारों ने क्या प्रयास किया कि जिस प्रकार से ये सामाजिक प्रथाओं को समाप्त किया जा सके, इन कुरीतियों को समाप्त किया जा सके। ऐसा ही एक आपके कुंडों में डालने का, झूलने का त्यौहार था। लोग अपनी खाल में उसको प्लगिंग करके और आपका झूलते थे और इसको अपना ट्रेडिशनल एक फेस्टिवल मानते थे। तो ऐसे ना जाने कितनी कुरीतियों को समाज सुधारों के माध्यम से उसको बंद किया गया। तो कल हम सती प्रथा के समर्थक और विरोध की कहानी को पढ़ रहे थे। तो सती प्रथा के जो बाप के समर्थक हैं, उन्होंने अपने अपने फैक्ट दिए, अपने अपने विचार दिए कि वो सती प्रथा को क्यों सही मानते हैं। अब सती प्रथा के विरोध में क्या चीजें थी, आइए पढ़ते हैं और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने महिलाओं को अपना स्वाभिभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका कब दिया? आपने आपका मौका ही कब दिया अपने आप को दिखाने का, अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को सही दिखाने का? आपने क्या कर दिया? बस आपने बता दिया कि भैया आप अगर सती हो गई तो आप ठीक थी। ठीक, फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो तो उसे पढ़ाई गई चीज को ग्रहण ना कर पाए तो हम उसे असक्षम मानते हैं। आपने कुछ पढ़ाई समझाई, उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो मानेंगे। अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका नहीं देते हो तो तुम उन्हें कर्मठ कैसे हो, अंतर कैसे कह सकते हो? तुमने किसी को मौका ही नहीं दिया, तुमने किसी कंपटीशन नहीं किया, तो आपने बिना देखो बता दिया कि उनसे नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। आपने ऐसा एक्सप्लेन भी क्यों कर दिया? कहने का मतलब बड़ा सिंपल और सरल है कि जिस चीज का आपने अध्ययन नहीं किया, जिसके बारे में आप नहीं जानते, आपने अपना पूर्व अनुमान लगाकर कैसे तय कर दिया कि ये लोग ये चीजें ऐसे नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक, देख लिया? चलिए, तो पहले हमने जितना पीछे पढ़ा है कल में, कुछ आपका डाउट, कोई क्वेरी, कोई किसी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों? कल हम सती प्रथा इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा, देखा, एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। किसी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार की? आगे बढ़े, हम बढ़ते हैं। लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा में सुधार के लिए लड़कियों को शिक्षा देना जरूरी है। कह रहे कि अगर आप सुधार चाहते हैं आप महिलाओं में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको शिक्षित करना पड़ेगा। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य समाज सुधारकों ने लड़कियों को स्कूल खोलने, 19 सदी के मध्य तक इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले जाने, बहुत सारे उनमें से डरते थे कि अगर हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे, खोलेंगे, तो कुछ लोगों में आपका डर था कि यार ऐसा करेंगे तो कुछ हो ना जाए, या कुछ जो आपका समाज है वो कैसे हमें आपका दृष्टि से देखेगा। ये बड़ा अपने आप में कौतूहल का क्वेश्चन जो था उनका बना हुआ था। ठीक है, क्योंकि समाज भी उसको देखता था। ठीक, लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। अब क्या होगा? उनको भय था कि स्कूल वाले आएंगे, बच्चों को पकड़ेंगे, ले जाएंगे और वो काम काज नहीं करेंगे, खाली उनसे पढ़ाई कराएंगे, काम कौन करेगा? स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक सुधार स्थानों से गुजर जाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। इनकी मानता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक
स्थानों को दूसरे स्थान से रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनका आदर विचार पिता देख रेख में घर से ही पढ़ाया जाता था। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। कैसे कर लिया? पढ़ना लिखना सीख लिया। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तक में आपने रासबाई सुंदरी के बारे में पढ़ा था? मैंने पढ़ा था और आपने भी पढ़ा था रास सुंदरी देवी के बारे में। ये ऐसी महिला थी जिन्होंने रात में दिए के टिमटिमाती लो में चोरी छिपे लिखना पढ़ना सीखा था। कैसे किया था? चोरी से आपका लिखना पढ़ना आपका सीख लिया। ठीक। उन्नीसवीं शताब्दी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। अब आर्य समाज ने कहाँ खोल दिए? पंजाब में। और ज्योतिबा फुले ने कहाँ खोल दिए? महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। अब लड़कियां स्कूल जाएंगी, पढ़ेंगी और अब क्या होगा? बदलाव का जो दौर है वो आपका प्रारंभ होगा। ठीक। अब स्कूलों को खोले जाने लगा। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिला अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिका रखी गई। अब घर पर ही क्या आएंगी? उनको पढ़ाने के लिए महिला आएंगी जो क्या करेंगी? उनको पढ़ाएंगी। और ऐसा वहां व्यवस्था की गई। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली ने कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं शताब्दी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यास में महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे धर्म घरेलू समाज के बारे में पढ़ लिखें। इसके लिए उनको प्रेरित किया गया और देखा। ठीक। ये हमने पढ़ा। देखिए किस तरह से स्थिति बदल रही है, महिलाओं की समाज सुधार की स्थिति आ रही है। आप इसको देख सकते हैं। हो गया? आगे बढ़े। आप देखिए हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 1875। 19वीं शताब्दी में लड़कियों ने स्कूल खोलने के लिए आमतौर पर मनाया जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए कम सख्ती होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय की शुरुआत संस्थाओं में थी। वह शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। कितनी बड़ी बात है कि आपका शिक्षा दी जा रही थी। देखिए ये पहली महिला बैच था उस जमाने का जो पढ़ रहा था। सोचिए क्या था? ये उस जमाने का पहला महिला बैच था जो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे। महिलाओं के बारे में लिखने लगी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ की लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, बड़ा योगदान है इनका मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा में। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन का। इस दौरान उन्हें प्रभावशाली महिला थी। इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। पटना और कलकत्ता में स्कूल खोले। वहीं रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचला आपका दर्जा दिया है। कैसे दिया है? नीचे का जो है आपका दर्जा दे रखा है। दर्जा का मतलब होता है स्थान, उनकी पद, उनकी वैल्यू आपकी कम बताते हैं। 1880 के दशक के आते आते ही भारतीय महिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ तो आपके चिकित्सक, कुछ आपके शिक्षिका बन गई और बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी
और समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार को प्रकाशित किया। बताया कि क्या स्थिति है महिलाओं की, उनको विचार में दिखाने का प्रयास किया, आलोचनात्मक रूप से भादृष्टि से लिखा। पूना में घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली आपकी ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब का प्रकाशित किया, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच की मौजूदा सामाजिक फर्क की आलोचना की कि क्या फर्क है सामाजिक और पुरुष के बीच, उसकी आलोचना की। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रामाबाई का मानना था कि हिंदू महिलाओं का दमन करता है। उन्हें ऊंची जातियों की हिंदू लड़कियों को आपका दुर्दशा पर एक किताब लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वाले के हाथों में अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। ठीक, वह महिलाओं को ऐसी जगह चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे अपनी रोजी रोटी चला सके। ठीक, जाहिर है कि इन सब में कुछ बातों से रूढ़ी खेमों में काफी आग बबूला हुई। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे हिंदू राष्ट्र को लगता था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीकों अपना रही हैं, जिनसे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होती है, पारंपरिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलाव के नतीजों के लेकर चिंता करते थे। कैसे थे? इन रूढ़िवादी को लेकर आपके जो थे वो सब चिंता करते थे। तो कैसे लिखा गया आप देख सकते हैं। पंडित ताराबाई की एजुकेशन कैसे हुई, कैसे शिक्षा की कटु आलोचना की महिलाओं ने कि केवल पुरुषों को ही मिल रही है, महिलाओं का अधिकार क्यों नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ जाए, देख चुके इतना। अब बताइए, समाज की अगर ऐसी स्थिति हो, महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए वहां इतना संघर्ष किया हो महिलाओं ने, क्या ये उनका संघर्ष व्यर्थ गया या समाज में एक नई दिशा दी? तो समाज में एक नई दिशा दी। और उस जमाने में महिलाओं शिक्षा की बात करी जब महिला जो शिक्षा का समर्थक थी, सबसे पहले उसका अपने घर में ही विरोध किया गया और वो विचारों में था, फिर भी उसने अपने हिम्मत को नहीं डगाया, वो आगे बढ़ती चली गई। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद हिंदू महिला भी सुधार के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिका निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के अधिकार में कानून बनाया और राजनीतिक दबाव महसूस करने लगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद ही विभिन्न प्रकार की राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया कि राष्ट्रवादी क्या चीज है और समाजवादी कैसे हैं, उन राष्ट्रों में भी हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांग का समर्थन किया। ठीक, राष्ट्र नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व आपके महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्र ना हो मिल जाए तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज का विरोधी संघर्ष करने पर जोर लगाना चाहिए। जब तक ना मिले तब तक अपना पूरा जोर लगा दीजिए, ठीक है, और ताकि वो देख सके। तो कैसा सफर रहा, महिलाओं ने जो भी प्राप्त किया है वो आपका अपने संघर्ष के बल पर किया है। क्लियर है? हर एक चीज के उन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी है, चाहे शिक्षा को पाने को लेकर हो, चाहे आपका जो है वोट गिनने को लेकर हो, पर्दा प्रथा को लेकर हो, कुरीतियों को समाप्त करने को लेकर हो, इन सारों चीजों पर उन्होंने जंग लड़ी।
देख लिया, आगे बढ़े। चलिए, अब बाल विवाह के विरुद्ध कानून, बड़ा इंपॉर्टेंट कानून था। भारत में बाल विवाह बहुत बड़ी मात्रा में होते थे और आज भी होते हैं। आज भी भारत में बाल विवाह होते हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न हो गए तो बाल विवाह बंद हो गए। नहीं, राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश और यूपी में आज भी बाल विवाह होते हैं। क्लियर है? देखिए, महिला संगठनों ने विकास तथा इन मुद्दे पर हो रहे लेखन की वजह से सुधार के पक्ष की आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थित परंपराओं को चुनौती देने लगे कि भैया जो बाल विवाह है, लोग उसको चैलेंज कर रहे थे। आखिर में बाल विवाह है क्या, क्यों उसका प्रदर्शन हो रहा था, क्यों लोग उसका विरोध कर रहे थे, इन सब चीजों की जो है आपका बात करने लगे। ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 1829 बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हो गया। इस कानून के बारे में वैसी आपकी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुरानी सुधारवादी कानून में हुए थे। सती प्रथा को समाप्त करते हुए, दास प्रथा को समाप्त करते हुए, ठगी प्रथा को समाप्त करते हुए जो संसद में तीखी नोकझोंक हुई और सामाजिक जो विरोध समाज सुधारकों ने झेला, ऐसा इसमें थोड़ा सा देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि परिवर्तन का दौर था, समाज बदल रहा था और तो उन्हें अब स्वाभाविक लगने लगा था। अब कह रहे हैं कि इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। यानी कि जो गर्ल्स हैं उनकी आयु आपकी 16 और जो बॉय हैं उनकी आयु 18 सुनिश्चित की गई और इसके बाद उम्र बढ़ाकर 21 और 18 साल कर दी। अभी फिलहाल क्या है, गर्ल्स की 18 साल है और बॉय की 21 है। ऐसे तो रखा गया, अब गर्ल्स की भी 21 कर दी गई है। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार बाल विवाह को देख लीजिए, आपको समझ आया होगा। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सारे चैप्टर को जितना पढ़ा है आप घर पर जाकर एक बार रिवीजन करेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।